शिवसेना के वरिष्ठ नेता राहुल शेवाले इस वक्त हमारे साथ हैं। शेवाले साहब, आज उम्मीदवारी यानी कि नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख रही। कितने बागी उम्मीदवार आपकी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से खड़े थे और कितने लोगों को समझाने में कामयाब हो पाए आप? नहीं, बीजेपी के शिवसेना के जो प्रत्याशी है उसके अगेंस्ट 56 जगह पे उन्होंने उनके बागी उम्मीदवार थे। और शिवसेना के 39 या 40 जगह पे जो जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट है वहाँ पे बागी प्रत्याशी थे। मैक्सिमम 80% 85% हम लोग ने सबसे बात करके सबको विड्रॉ करने के लिए कहा। और आज अभी 3 बजे तक अभी रिपोर्ट आएगी फाइनल, सबको विड्रॉ करने का हमने आदेश दिया था। और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का आदेश मानते हुए मेरे ख्याल से विड्रॉ किया हुआ है। बीएमसी के चुनाव हैं, अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुंबई में पिछले कुछ सालों में बढ़ा, उसको लेके क्रेडिट वॉर एक सामने आ रहा है। हम कोस्टल रोड को लेकर देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बार बार उसको लेकर क्रेडिट लिया जा रहा है। वहीं आज पालघर में एक बुलेट ट्रेन के टनल का ब्रेक थ्रू था। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उद्धव ठाकरे की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 साल लेट हुआ है। आपको पता है, महाविकास आघाड़ी की जब भी सरकार थी तभी बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके थे। आप मेट्रो का भी प्रोजेक्ट जो कुलाबा टू सिप्स का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसमें कारशेड डिपो का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको उन्होंने डिले करने की वजह से वो भी 2-3 साल डिले हुआ। पालघर का जो आप बता रहे टनल का, वो भी जब भी महाविकास आघाड़ी थी उन्होंने लेट परमिशन देने की वजह से 2-3 साल उसका भी डिले हुआ। उसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी और डिले भी हो गया। तो उनकी जो सरकार थी वो प्रोजेक्ट रोकने की सरकार थी। और ये हमारी जो सरकार उसके बाद हुई है वो प्रोजेक्ट पूरा करने की सरकार थी। आप देखेंगे अटल सेतु आने के बाद हम लोग ने पूरा किया, कोस्टल रोड पूरा किया, मेट्रो का जो कारशेड डिपो उसका काम पूरा होकर मेट्रो की लाइन भी स्टार्ट हुई है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग ने स्टार्ट किए। तो जितने रोके हुए प्रोजेक्ट है वो पूरे हम लोग ने किए। उनका रोकने का काम था, हमारा पूरा करने का काम था। तो इसके लिए लोगों ने उनको नकारा। आप देखेंगे नगर पालिका का चुनाव हुआ है, उनके जो प्रत्याशी है उनकी हार हुई है पूरी। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के ही नगर सेवक वहाँ पे चुन के आए हुए हैं। बुलेट ट्रेन को लेके महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा जाता है कि वो गुजरात का प्रोजेक्ट है, उसको गुजरात को उससे फ़ायदा होगा। इस वजह से उसमें जो परमिशंस देनी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा तत्परता नहीं दिखाई गई थी। नहीं, महाविकास आघाड़ी हो या उबाटा हो, हर बार गुजरात का नाम लेके लोगों को बहकाते हैं और गलतफहमी लोगों में तैयार करते हैं। उसमें महाराष्ट्र को पूरे देश से तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात एक अच्छे स्टेट है, दोनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दोनों बिजनेस रिलेशन है और दोनों का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे देश में, बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अहमदाबाद में भी गिफ्ट सिटी है, मुंबई तो इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी है और देश की आर्थिक राजधानी है। तो उसको बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाए तो मुंबई का ही फ़ायदा है, महाराष्ट्र का ही फ़ायदा है, महाराष्ट्र को ही इकोनॉमी को उसका फ़ायदा होने वाला है। तो केवल राजनीति करते हुए और गुजरात के प्रति द्वेष निर्माण करके ये हर बार राजनीति करते हैं और मराठी लोगों को भड़काते हैं। गुजराती लोगों के प्रति द्वेष निर्माण करके, गुजरात भी अपना, हम सब भारतीय है, हम सब एक है। गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सभी राज्य हमारे एक ही है। मराठी जो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मराठी के साथ ये भी भारतीय की भावना भी सबके मन में चाहिए। और वो प्रोजेक्ट वो एक नेशनल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को रोकना बहुत ही गलत है। एक प्रकार के देश के खिलाफ का, देशद्रोही की ये भूमिका है। और हर बार वो प्रोजेक्ट रोकने का काम करते हैं और उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उसमें राजनीति चाहिए, लोगों को भड़काने का काम वो करते हैं। और प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से लोगों का नुकसान होता है, लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती और लोगों का जो टैक्स का पैसा है वेरिएशन होने की वजह से, सपोज एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10,000 है, 3 साल डिले होने के बाद उसकी कॉस्ट 30,000 होती है, यानी कि 20,000 करोड़ उसमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो वो कहाँ पे जाते हैं? उनके जेब से तो नहीं जाते हैं, वो तो लोगों के टैक्स से ही जाते हैं। तो ये 20,000 करोड़ का नुकसान उनकी वजह से हो रहा है, डिसीजन न लेने की वजह से।
तो जो डेवलपमेंट उनकी वजह से रुकती है, इसके लिए अभी मुंबई के लोग भी उनको मुंबई महानगर पालिका में सबक सिखाएंगे। कोस्टल रोड को लेके भी बड़ी बातें हो रही हैं और वो इस बात को बड़ी जोर शोर से फैला रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की परिकल्पना थी, महाविकास आघाड़ी के सरकार में इसको लेके बहुत काम हुआ, लेकिन क्रेडिट जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी ले रहे हैं। देखिए, कोस्टल रोड जब भी हुआ तभी मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था और मैंने ही खुद कोस्टल रोड को इंट्रोड्यूस किया है। मैं और सुबोध कुमार कमिश्नर थे, हम दोनों ने मिलकर कोस्टल रोड इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन कोस्टल रोड इंट्रोड्यूस करते टाइम उसकी जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक कोस्टल रोड के सब केसेस हुए थे, एनवायरनमेंट जो एक्टिविटीज़ थे वो जो हम लोग रिक्लेम करने वाले थे लैंड, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। तभी स्टेट गवर्नमेंट ने ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, विशेष रूप से उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी फाइट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जो एनओसीज जो भी परमिशंस है वो इमीडिएट देने की वजह से कोस्टल रोड हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो कोस्टल रोड जिंदगी में नहीं होता था। तो इसमें उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकते। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से कोस्टल रोड हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही बनाया है। एकनाथ शिंदे जी हों या देवेंद्र फडणवीस जी हों, उनका कोई लेना देना नहीं है कोस्टल रोड से, सिर्फ फीते काट रहे हैं और सड़कों का उद्घाटन करके उस पर गाड़ियाँ चला रहे हैं। नहीं, लोगों को पता है ना, तो उनको जो कार्यकाल था तभी पूरा करना चाहिए था, तो 2.5 साल में पूरा क्यों नहीं किया? आने जब भी तो उसमें दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जो एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ एनजीओ जब भी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही फाइट किया तभी के, तो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से ये सब एनओसी मिली और स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब प्रोजेक्ट क्लियर किया हुआ है। वंचित और कांग्रेस दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं मनपा के, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऐसे 16 सीटें हैं जिस पे न कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, न वंचित बहुजन आघाड़ी में दिया है। ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों से डर के उन्हें नहीं मिल रहा है या उनके पास कोऑर्डिनेशन की कमी है? वजह क्या आपको लगता है? उबाटा और मनसे का जो अलायंस हुआ है उसमें कांग्रेस पहले महाविकास आघाड़ी का एक अलायंस पार्टनर था, लेकिन मनसे की वजह से उन्होंने इस अलायंस को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो अंदर से सपोर्ट नहीं करते हुए बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा प्लानिंग है। उबाटा और मनसे की जहाँ पे सीट है और उबाटा की सीट पे यहाँ पे मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस ने मैनेज करके उबाटा के कैंडिडेट के यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं खड़े किए, वहाँ पे वंचित के कैंडिडेट खड़े किए और 16 सीट जहाँ पे जो कैंडिडेट नहीं मिले वो उबाटा से मैनेज करके उन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए हुए। उबाटा को फ़ायदा होने के लिए, उबाटा को सपोर्ट मिलने के लिए और उबाटा को मुस्लिम वोट मिलने के लिए कांग्रेस ने रणनीति की हुई है। वो अंदर से नहीं बाहर से अलायंस उन्होंने किया हुआ है, दिखा नहीं रहे अलायंस है। मनसे का उनको दिक्कत है, भविष्य में मनसे का उनको तकलीफ हो सकता है इतर राज्यों में, इसके लिए वो अलायंस में नहीं है, लेकिन वो बाहर से अलायंस के साथ है। पूरी राजनीति खेल के सब सीटों में उन्होंने प्लानिंग करके एक दूसरे का सपोर्ट से कैसे चुनाव जीतना ऐसा प्लानिंग किया है। सिर्फ 16 सीटों पे, क्योंकि आप बड़ी बात बता रहे हैं और आप क्या उस कमेटी में भी थे जो बीजेपी और शिवसेना बात कर रही थी, तो आप ज़्यादा नज़दीक से जानते हो। क्या ऐसी सीटें हैं जिसपे जानबूझ के कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया, वंचित को दिया, वंचित ने लौटाया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया? वहाँ पे जानबूझ के कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये उनकी प्लानिंग है। उनको धर्म की राजनीति करनी है, उनको समाज की राजनीति करनी है, उनको जाति की राजनीति करनी है, उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मुंबई के मराठी लोगों का कुछ हित उनको नहीं चाहिए। केवल सत्ता लेने के लिए और अपने परिवार के लिए सत्ता ले रहे, अपने भविष्य परिवार का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए वो सत्ता ले रहे। उनको किसी का मुंबई के परिवार की चिंता नहीं है, अपने खुद के परिवार की चिंता है। इसके लिए दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार की बात आप कर रहे हैं, परिवारवाद इन चुनाव में बड़ा हावी दिख रहा है। हर पार्टी जो है वो अपने परिवार वालों को टिकट दे रही है। कोई ऐसे नेता जिन्होंने अपने परिवार से 3-3 लोगों को टिकट दे दिया। आपके भी पार्टी से लोगों ने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया है? नहीं, अब हमारे पार्टी से तो कभी किसी को इस मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 3-3 लोगों को टिकट नहीं दिया हुआ है। जिन्होंने दिया है वो उस बारे में विचार करके ही दिया रहेगा। एक विचार करके दिया है। इस बार हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है, जीतने वाला कैंडिडेट वो महायुति का कैंडिडेट शिवसेना का हो, भाजपा का हो, लेकिन वो जीतेगा क्या, ये क्राइटेरिया हम लोग ने रखा और जो जीतेगा उसके पीछे हम लोग ने डिसीजन लिया हुआ है। तो उस डिसीजन की वजह से ये आपको परिवार दिखता रहेगा, लेकिन जीतने का क्राइटेरिया ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और 227 सीटों में महायुति का उम्मीदवार जीतना चाहिए और 150 से ज़्यादा
सीटें जीत के महापौर हमारा महायुति का बनना चाहिए, ये हम लोग ने संकल्प किया हुआ है। एमएनएस और यूबीटी का जो गठबंधन हुआ है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग प्रचार में और हर चीज़ों में एक स्टेप आगे नज़र आ रहे हैं आपसे। आज आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे जो है शिवसेना भवन में हैं और जो उम्मीदवार हैं उनका एक वर्कशॉप ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में जाना है और लोगों तक क्या बातें पहुँचानी। नहीं, ये वर्कशॉप तो सभी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, उनका दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लोग ने जो किया है वो लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने इतने सालों से जो किया है वो दिखाना चाहिए ना, वो ये करेंगे वो करेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। तो हमने जो डेवलपमेंट का काम किया है, और दूसरा महत्वपूर्ण है, केंद्र में महायुति की सरकार है, राज्यों में महायुति की सरकार है, और मुंबई महानगरपालिका में भी महायुति की सरकार आने वाली है। और लोगों को पता है महायुति की सरकार ही आएगी तो ही डेवलपमेंट होगा, नहीं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम कुछ दे नहीं सकते, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, केंद्र में हमारी सत्ता नहीं, राज्य में हमारी सत्ता नहीं, हम कुछ हमें मर्यादा है। तो लोग ये सुन सुन के अभी पक गए। आप देखेंगे 1.5-2 साल से लोगों को, जो किसान हो, सबको यही बताता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकता। तो कुछ दे नहीं सकता उसके पीछे लोग जाएंगे नहीं, जो देने वाला है उसके पीछे जाएंगे। और लोगों को पता है महायुति केंद्र और राज्य के सपोर्ट में ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे रहेगी तो ही डेवलपमेंट होगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट तो अभी ऑनगोइंग चालू है, वो महायुति के माध्यम से ही पूरे होंगे। हिंदुत्व आप लोगों का बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर मैं 2-3 सवाल लेता हूँ। संजय राउत कह रहे हैं कि मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा। जय श्री राम हमारे दिल में है, लेकिन यहाँ जय महाराष्ट्र चलेगा और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा और मराठी मानुस जो है उसी पर वोट देगा लोगों को। नहीं, संजय राउत जी को अभी उबाटा ने अपना रंग बदला है, इसके लिए उनको जय महाराष्ट्र और जय श्री राम में फ़र्क मालूम नहीं पड़ रहा है। जय श्री राम और जय महाराष्ट्र एक ही है, वो हिंदू का ही नारा है। हिंदू जय महाराष्ट्र भी बोलते हैं, हिंदू जय श्री राम भी बोलते हैं। तो हिंदू के बारे में ऐसा प्रश्न उपस्थित करना बहुत ही गलत है। और मीन्स ये हिंदुओं में भी अलग ये करने का, डिवाइड करने का उनका प्लान है। लेकिन सब हिंदू मिलके एक करके वोटिंग करेंगे। लेकिन हमारी ये पॉलिसी रहेगी धर्म की राजनीति करते हुए डेवलपमेंट के ऊपर, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी भाइयों को साथ में लेके, क्योंकि डेवलपमेंट होगा वो सब धर्म को मिलने वाला है। आज अटल सेतु पे क्या हिंदू ही जाते हैं? अटल सेतु पे हिंदू मुस्लिम सभी भाई वहाँ पे जाते हैं। आज मेट्रो से जाते हैं तो सब हिंदू ही जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भाई भी जाते हैं। आज लाडली बहना का जो फ़ायदा हमारी बहनों को हो रहा है, उसमें हिंदू है मुस्लिम भी बहना है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम भेदभाव न करते हुए सभी धर्मों को साथ में लेके सभी मुंबई के लोगों का साथ में डेवलपमेंट करना, ये हमारा निश्चय है। और इस साल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2026 में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष चालू होता है। तो हम इस जन्म शताब्दी के अवसर पर बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना हर बार रहता है कि महायुति का वहाँ पे महापौर बनना चाहिए, वो सपना पूरा करके उनको हम भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करेंगे। एक सवाल ये है कि नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया और एक वीडियो भी आया है। नायगांव का एक मुस्लिम शख्स है, वो अपने दुकान में गाना बजा रहा है तेज से कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा। उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब नीतीश राणे और दूसरे हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए उसकी दुकान। निश्चित रूप से जो कार्रवाई उचित है, उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। और आपकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उसने लातूर में 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। बोलते हैं कि ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहते हैं, लेकिन जहां चुनाव जीतने की बात आती है तो इन सारे हिंदुत्व और सारे मुद्दों से समझौता कर लेते हैं। नहीं, शिवसेना वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम भाइयों का उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है। समाज हमारे बहुत सारे एमएलए हो या नगर सेवक हो वो मुस्लिम है। जो देशद्रोही मुस्लिम है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, जो देशद्रोही मुस्लिम है उसके खिलाफ शिवसेना है। पहले से ही शिवसेना उसके खिलाफ थी, आज भी और भविष्य में रहेगी। जो देश के खिलाफ है उनके खिलाफ हम लोग हैं। बाकी जो देश के साथ है, देश को सम्मान करने वाले हमारे मुस्लिम भाई है तो हमारे साथ ही है। वो हमारे कार्यकर्ता भी है, हमारे पदाधिकारी भी है, और देश के प्रति जो उनकी भावना है उसका हम सम्मान ही करते हैं। जो देश के खिलाफ है वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, उसके खिलाफ हम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल शेवाले थे, उन्होंने वक्त दिया और सारे मुद्दों पर बात की और साफ कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही चुनाव में वो जाएंगे और मुंबई में पिछले कुछ सालों में जो काम हुआ है या मुंबई के आसपास जो काम हुआ है वो वोटरों को बताएंगे और उस आधार पर वोट मांगेंगे। कैमरा विजय भदौरे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।